हेलो फ्रेंड्स। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम की सीरीज़ में ट्यूटोरियल नंबर 4 का यह है पार्ट 1। इसमें हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करना सीखेंगे कि मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई एल्गोरिदम प्रोवाइड की गई है या कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है, तो आप उस सॉल्यूशन को देख के ये बता सकते हैं कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि किन किन फैक्टर्स पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड करती है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। मींस आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में कितने प्रोसेसर्स हैं, कितनी रैम है, और भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। बट हम जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेजर करते हैं या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसी भी एल्गोरिदम की निकालते हैं, तो हम सिर्फ एक पैरामीटर को कंसिडर करके चलते हैं, वो है इनपुट सेट। मीन्स अगर आपके पास कोई एक एल्गोरिदम है, जैसे कि एडिशन की है या सर्चिंग की है, तो अगर आपको कोई डेटा सेट के बीच में कोई सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मान लीजिए आपके पास 100 नंबर्स हैं या 200 नंबर हैं और उन नंबर्स के बीच में से आपको कोई एक नंबर सर्च करना है, तो उस समय जो आपको डेटा सेट मिला है वो क्या होगा? या तो वो 100 नंबर्स होंगे या 200 नंबर्स होंगे। तो जो 100 और 200 नंबर जो है वो डेटा सेट का साइज़ है। तो हम उस डेटा सेट के साइज़ से कंपैरिजन करके हम निकालेंगे कि ये एल्गोरिदम कितना टाइम कंज्यूम करने वाली है या कितना टाइम लेने वाली है। तो रनिंग टाइम जो हम कंप्यूट करेंगे वो कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लेकिन हम इनपुट साइज को कंसिडर करते हुए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को निकालते हैं। इट मीन्स द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू इनपुट। मीन्स जितना ज़्यादा इनपुट बढ़ता जाएगा उस टाइम पे रेट ऑफ ग्रोथ कितनी हो रही है टाइम की, उसके अकॉर्डिंग हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेजर करते हैं। अब जब भी हम कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेजर करेंगे तो हमें थोड़े बहुत अजम्पशंस लेने पड़ेंगे, क्योंकि हमें ये तो पता नहीं है कि ये कंप्यूटर या ये ऑपरेशन जो हम परफॉर्म करने जा रहे हैं वो अलग अलग सिस्टम पे कितना टाइम कंज्यूम करने वाला है। मान लीजिए कि आपने a+b का एक प्रोग्राम बनाया है, तो दो नंबर्स को ऐड करने के लिए हो सकता है मेरे लैपटॉप पे 1 मिली सेकेंड लगे और दूसरे किसी लैपटॉप पे 1 नैनो सेकेंड लगे, या किसी अदर के सिस्टम जो कि बहुत ही स्लो होगा तो उस पर 1 सेकेंड लग जाए। तो ये डिपेंड करता है अलग अलग सिस्टम पे। तो हम ये तो बता नहीं सकते कि उसमें कितना टाइम लगने वाला है अलग अलग सिस्टम पे, मगर हम ये तो मान सकते हैं कि कुछ न कुछ एक फिक्स टाइम होगा जो कि लगेगा। तो इसीलिए हम उसको सेकेंड, नैनो सेकेंड या मिली सेकेंड ना बोल के कोई भी एक यूनिट मान लेते हैं। तो अब हमको जब भी एल्गोरिदम के लिए जब भी हम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे तो हमें कुछ बेसिक अजम्पशन तो लेके चलना ही पड़ेगा, तभी हम किसी की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर कर पाएंगे। तो जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी अर्थमेटिकल ऑपरेशन हो रहा है। अर्थमेटिकल ऑपरेशन मीन्स a+b, a-b, a/b, ये सारे जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं उनको हम बोलेंगे अर्थमेटिक ऑपरेशन। दूसरे होते हैं लॉजिकल ऑपरेशन। लॉजिकल ऑपरेशंस मीन्स ग्रेटर देन, लेस देन, कंपैरिजन जो होते हैं वो सारे किस में आते हैं? लॉजिकल ऑपरेशंस में आते हैं। तो अभी हम ये एजम्पशन करके चलते हैं कि अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस जो होते हैं वो 1 यूनिट ऑफ टाइम लेंगे। मीन्स 1 यूनिट ऑफ टाइम कुछ भी हो सकता है, 1 सेकेंड हो सकता है, 1 मिली सेकेंड हो सकता है, 1 नैनो सेकेंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और रिटर्न स्टेटमेंट आप समझते होंगे कि जब भी कोई फंक्शन ख़त्म हो जाता है या जब भी कोई प्रोग्राम टर्मिनेट होता है तो वो अपनी वैल्यू को रिटर्न करता है। तो उस समय जो रिटर्न स्टेटमेंट अगर होगा तो हम उसको भी मान के चल रहे हैं अभी कि वो 1 यूनिट ऑफ टाइम लेने वाला है। हम ये भी मान सकते हैं कि जो असाइनमेंट होता है वो भी एक 1 यूनिट ऑफ टाइम लेता है, और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं जिनको कि हम कुछ एक टाइम अलॉट कर सकते हैं। बट अभी हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस जो होंगे उनको हम 1 यूनिट ऑफ टाइम देंगे, और जो रिटर्न स्टेटमेंट होगा उसको 1 यूनिट ऑफ टाइम देंगे। बाकी सबको हम नेग्लिजिबल टाइम मान के चलेंगे। अगर हम सभी का टाइम लेके चलेंगे तो हमारी प्रोसेस जो है वो और लंबी हो जाएगी, लेंदी हो जाएगी। तो अभी के लिए हम इतना ही कंसिडर करके चलेंगे। तो मान लीजिए कि आपके पास ये एक प्रोग्राम है सम ऑफ नंबर का। मीन्स आपको दो नंबर्स का सम करके रिटर्न कर रहा है ये प्रोग्राम। ये प्रोग्राम आप अच्छे से समझ रहे होंगे। इसमें कुछ नहीं है, ये एक रिटर्न स्टेटमेंट है जो कि इंट वैल्यू को रिटर्न करेगा। दो पैरामीटर्स इसने एक्सेप्ट किए हैं a एंड b, जिसमें कि दो वैल्यूज़ आएंगी। उन दो वैल्यूज़ को प्लस किया जाएगा और उनका जो रिजल्ट होगा वो C में स्टोर कर दिया जाएगा, और वो C में जो रिजल्ट आएगा उसको ये रिटर्न कर देगा। अब ये जो प्रोग्राम लिखा है, मुझे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है।
तो अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि स्टार्टिंग में हम दो चीज़ अज्यूम करके चल रहे हैं कि कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन होंगे उनको मैं 1 यूनिट ऑफ टाइम मानूंगा, असाइनमेंट ऑपरेशन होगा उसको मैं 1 यूनिट ऑफ टाइम मान लूँगा, लॉजिकल ऑपरेशंस होंगे उनको भी 1 यूनिट ऑफ टाइम मान लूँगा, और जो रिटर्न स्टेटमेंट होगा उसको भी 1 यूनिट ऑफ टाइम कंसिडर करके चलेंगे। तो यहाँ पर a प्लस बी एक ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, दो नंबर्स हैं लेकिन ऑपरेशन कितना हुआ है, एक ऑपरेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशन इसमें एक ही हुआ है। तो इसका जो टाइम होगा वो मान लिया मैंने 1 यूनिट ऑफ टाइम है। अब ये जो रिजल्ट आएगा a प्लस बी, इसको मैं असाइन कर रहा हूँ c वेरिएबल में, मीन्स असाइनमेंट में भी 1 यूनिट ऑफ टाइम लगा तो 1 यूनिट उसका टाइम हो गया। तो ये पूरा जो स्टेटमेंट जो ये चला, ये पूरी जो लाइन चलेगी इंट c असाइंस a प्लस बी, ये पूरा स्टेटमेंट जो टाइम कंज्यूम करने वाला है वो है 2 यूनिट ऑफ टाइम। मीन्स इस स्टेटमेंट ने कितना टाइम कंज्यूम किया, 2 यूनिट ऑफ टाइम। फिर हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आएंगे रिटर्न c। रिटर्न के लिए भी मैंने आपको बताया था कि हम कंसिडर करेंगे 1 यूनिट ऑफ टाइम, तो इसने भी कितना टाइम कंज्यूम किया, 1 यूनिट ऑफ टाइम। तो ओवरऑल इस पूरे प्रोग्राम ने कितना टाइम कंज्यूम किया, दैट इज 2 यूनिट जो कि फर्स्ट लाइन ने कंज्यूम किया था और 1 यूनिट जो कि सेकेंड लाइन ने कंज्यूम किया था। तो टोटल 3 यूनिट ऑफ टाइम इस कंप्लीट प्रोग्राम ने लिया। अब आपको पता है कि 3 जो है वो एक कांस्टेंट है, मींस आप ये फिक्स्ड वैल्यू है, मींस अगर आप कितना भी बड़ा इनपुट डाल दें लेकिन जो इसका नंबर आएगा वो हमेशा यूनिट ऑफ टाइम जो आएगा वो हमेशा 3 ही आएगा। चाहे आप ए की जगह पे 100 डाल दें, 1000 डाल दें, बी की जगह पे 1000 डाल दें, हमेशा इसका जो मेजरमेंट जो रहेगा वो हमेशा 3 यूनिट ऑफ टाइम रहेगा, मतलब कि हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसलिए इस तरह का जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जब निकलती है जिसमें कि एक फिक्स नंबर होता है, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट यूनिट, कांस्टेंट मेजरमेंट होता है। तो इस तरह की एल्गोरिदम को हम बोलते हैं कांस्टेंट टाइम लेने वाली एल्गोरिदम। उसके बाद आता है हमारा लीनियर टाइम एल्गोरिदम। सो लीनियर टाइम एल्गोरिदम को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं सम ऑफ एरे का। मींस आपके पास एक एरे गिवन है और आपको उस एरे के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सम करके रिटर्न करना है। तो एरे का साइज़ कुछ भी हो सकता है, 10, 20, 30। ये रन टाइम पे पता चलेगा कि वो एरे का साइज़ कितना है। तो उसके लिए ये छोटा सा सैम्पल कोड लिखा हुआ है। मान लीजिए कि ये ए ऑफ एरे जो है ये उस एरे का को होल्ड कर रहा है और एन जो है वो नंबर ऑफ साइज़ है कि कितना एरे का साइज़ है। तो एन में नंबर ऑफ इनपुट पैरामीटर्स हो गए और ए के अंदर वो एरे है। अब फर्स्ट लाइन चलती है इंट सम, हमने रख दिया 0, एक वेरिएबल बना लिया हमने जिसमें कि हमने वैल्यू असाइन कर दी सम। अब क्योंकि ये असाइनमेंट है मीन्स ये 1 यूनिट ऑफ टाइम कंज्यूम कर रहा होगा, तो इसकी कॉस्ट हो गई 1 यूनिट। और हमें पता है कि ये लाइन कितनी बार चलने वाली है, सिर्फ एक ही बार चलेगी, तो इसलिए हमने नंबर ऑफ टाइम लिख दिया कि ये एक ही बार चलने वाली है, 1 टाइम। फिर आता है फॉर लूप। फॉर लूप में 2 कंडीशन है, एक तो ये लॉजिकल ऑपरेशन हो रहा है जो कि कंपैरिजन हो रहा है कि i लेस देन n से है या नहीं, और फिर एक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है i प्लस प्लस जो कि एक तरह का अर्थमेटिक ऑपरेशन हो गया। इट मीन्स इसमें 1 यूनिट कंपैरिजन में लग रहा है और 1 यूनिट इंक्रीमेंट ऑपरेशन में लग रहा है, तो टोटल 2 यूनिट ऑफ टाइम लग रहा है। तो इसके लिए कॉस्ट जो हो गई वो 2 यूनिट हो गई। बट ये लाइन कितनी बार एग्जीक्यूट होने वाली है, क्योंकि ये लूप है, इट मीन्स ये वाली लाइन एक बार नहीं एक से ज़्यादा बार एग्जीक्यूट होगी। कितनी बार एग्जीक्यूट होगी, n+1 टाइम्स। क्यों n+1 टाइम्स, n टाइम्स तो जब तक ये लूप चलेगा, जबकि ये सक्सेसफुली टर्मिनेट हो जाएगा, सक्सेसफुली एंटर करेगा अंदर, और एक लास्ट टाइम जबकि ये टर्मिनेट हो जाएगा, मीन्स ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो टोटल ये n+1 टाइम एग्जीक्यूट होने वाला है। तो इसके लिए कॉस्ट जो थी वो थी 2 कॉस्ट, एक कंपैरिजन की कॉस्ट, एक इंक्रीमेंट की कॉस्ट, तो टोटल 2 कॉस्ट इसकी हो गई, और n+1 टाइम्स ये एग्जीक्यूट होने वाला है। उसके बाद जब अंदर आएंगे तो एडिशन होगा, जो प्रीवियस सम था उसको करंट एरे की वैल्यू से ऐड किया जाएगा, तो ये एडिशन में 1 यूनिट ऑफ टाइम लगेगा। इसकी जो वैल्यू आएगी उसको हम एक सम में फिर से असाइन कर देंगे, तो असाइनमेंट में भी 1 यूनिट ऑफ टाइम कंज्यूम होगा, तो टोटल 2 यूनिट ऑफ टाइम कंज्यूम होगा। तो उसको हमने बोल दिया कि 2 यूनिट ऑफ टाइम कॉस्ट लग रही है। बट ये लाइन भी एक से ज़्यादा बार एग्जीक्यूट होने वाली है क्योंकि ये फॉर लूप के अंदर आ रही है। इट मीन्स ये वाली लाइन कितनी बार एग्जीक्यूट होने वाली है, n टाइम्स, n+1 टाइम्स। तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी क्योंकि ये एक ज़्यादा बार चेक करेगी।
बट अंदर तो n टाइम्स ही आएगा। इट मीन्स ये वाली लाइन कितनी बार एग्जीक्यूट होने वाली है, n नंबर ऑफ टाइम्स। उसके बाद जो लास्ट लाइन है रिटर्न स्टेटमेंट, वो भी हमने कहा था कि उसको हम कंसीडर करेंगे कि वो 1 यूनिट ऑफ टाइम लेने वाला है, तो ये भी 1 यूनिट ऑफ टाइम लेगा। और ये स्टेटमेंट कितनी बार चलने वाला है, सिर्फ एक बार, क्योंकि ये फॉर लूप के बाहर है। तो इस तरह से हमने ये एक टेबल बना दिया जिसमें कि हमने कॉस्ट भी पता चल गई और नंबर ऑफ टाइम्स भी पता चल गए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और एडिशन करके हम टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे। तो 1 इंटू 1 1, 2 इंटू n प्लस 1 प्लस 2 इंटू n प्लस 1 इंटू 1, टोटल आया 4n प्लस 4। मीन्स ये एल्गोरिथम जो हमने लिखी है, ये जो प्रोग्राम हमने बनाया है, इसका जो रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी 4n प्लस 4। अब n का साइज जो भी होगा वो यहाँ पर हम रख देंगे। n का साइज अगर 10 होगा तो 10 इंटू 4 40 प्लस 4 44, मीन्स 44 यूनिट ऑफ टाइम ये कंज्यूम करने वाला है। n का साइज अगर हम और बढ़ा देंगे, मान लीजिए 100 हमने कर दिया, तो 100 टाइम कितना जाएगा, 400 इंटू 4 400 प्लस 1 4 प्लस 4 404। मीन्स जितना ज़्यादा इनपुट साइज होता जाएगा उतना ज़्यादा ये टाइम कंज्यूम करने लगेगा। 404 यूनिट ऑफ टाइम कंज्यूम कर रहा था, और ज़्यादा इनपुट जाएगा तो और ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। इस तरह की एल्गोरिथम को हम बोलते हैं लीनियर टाइम एल्गोरिथम। लीनियर क्यों? बिकॉज ये जो गिवन एरे है इसको ये सिर्फ एक टाइम ट्रेवर्स करेगा। ये जो फॉर लूप है सिर्फ ये एक फॉर लूप लगा है, मीन्स इस पूरे एरे को ये सिर्फ एक बार ट्रेवर्स करने वाला है, बस उससे ज़्यादा नहीं ट्रेवर्स करेगा। इसलिए ये लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहलाता है। अगर फॉर के अंदर एक और फॉर लूप होता तो क्या होता, हर एक आई की वैल्यू के लिए इनर फॉर लूप भी उतनी बार ही चलता। सपोज करिए, इमेजिन करिए कि मान लीजिए ये फॉर लूप जो लिखा है ये n टाइम्स चल रहा है, इसके अंदर एक और फॉर लूप लिखा होता जो कि n या m टाइम्स चलने वाला होता, तो क्या होता, n इंटू m टाइम्स एग्जीक्यूट होता। हर एक i की वैल्यू के लिए अंदर वाला लूप चलता और टोटल कितनी बार चलता है, n क्रॉस m टाइम्स चलता। तो इट मीन्स उस समय जिसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी जो होती वो n क्रॉस m टाइम्स हो जाती। जैसे कि मान लीजिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का मैं अगर एग्जांपल ले लूँ तो उसके अंदर 2 फॉर लूप यूज़ करने वाले हैं, तो उस केस में जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो n क्रॉस m की हो जाएगी। इट मीन्स वो वाली जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी उसको लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बोलेंगे, उस टाइप की कॉम्प्लेक्सिटी को हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक एनालिसिस में चले जाएगा। तो जिस तरह से हमने प्रीवियस वाले में देखा कि इस समय कांस्टेंट टाइम लग रहा था, इसको मैं अगर नाम दे दूं C1, अगर ये 3 जो है ये कांस्टेंट है, इसको मैं टाइम दे सकता हूं C1। उसी तरह से अगर ये वाला जो पैटर्न बनने वाला है लीनियर, इस समय तो ये 4 आया है और 4 आया है, हो सकता है कोई अलग एल्गोरिथम होगी जिसमें ये 10n प्लस 4 आए, दूसरी कोई सी एल्गोरिथम होगी जिस केस में ये 40n प्लस 3 आए। मीन्स 4 ये और ये वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है। तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि ये a होगा और ये b होगा, तो ये an प्लस b के फॉर्मेट में होगा हमेशा, जिसमें कि a और b की वैल्यू हमेशा चेंज होती रहेगी, और इस तरह का जो फॉर्मेट बनेगा वो कहलाएगा लीनियर टाइम। बट अगर एल्जेब्रिक अगर क्वाड्रेटिक अगर फॉर्म होगा जिसमें कि मैट्रिक्स फॉर्म होगा जिसमें कि n स्क्वायर फॉर लूप जो है वो 2 टाइम आ रहा है, नेस्टेड फॉर लूप होंगे 2, तो उस केस में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो बनेगी वो कैसी होगी, an स्क्वायर प्लस bn प्लस c। इसी तरह से अगर क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगी तो क्या होगी, an क्यूब प्लस bn स्क्वायर प्लस cn प्लस d। इस तरह से हर एक प्रोग्राम की एक इक्वेशन बन जाती है, और वो ही इक्वेशन से हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेजर करते हैं। तो अब जैसे कि मान लीजिए कि हमने पहली वाली जो एल्गोरिथम देखी थी उसमें कितना टाइम कंज्यूम हो रहा था, 3 यूनिट ऑफ टाइम, 3 यूनिट ऑफ टाइम कंज्यूम हो रहा था, और उसको मैं बोला था कि इसको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। तो जब भी कभी कोई एल्गोरिथम कांस्टेंट टाइम कंज्यूम करती है तो उसको हम बिग O ऑफ 1 से डिनोट करते हैं। बिग O ऑफ 1 एक तरह का नोटेशन है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करने का। जिस तरह से मान लीजिए कि हम बोलते हैं 5 रुपीज़ तो रुपीज़ का सिंबल बना देते हैं, $5 बोलते हैं तो डॉलर का सिंबल बना देते हैं।
उसी तरह से जब भी हम कांस्टेंट टाइम को मेजर करते हैं तो हम बिग ओ नोटेशन से उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि ये इतना टाइम कंज्यूम करने वाला है। तो बिग ओ ऑफ 1 से हमें समझ में जाता है कि अच्छा ये जो है ये बिग ओ लिखा है, इसका मतलब ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये 1 लिखा है इट मीन्स ये कांस्टेंट टाइम लेने वाला है। तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर मैं इतना बस बोल दूँ कि बिग ऑफ 1 है, इट मीन्स जो मेरी एल्गोरिथम जो मैंने लिखी है वो कांस्टेंट टाइम में चलने वाली है। इट मीन्स वो एन पे डिपेंड नहीं कर रही, इनपुट साइज पे डिपेंड नहीं कर रही कि वो इनपुट साइज में कितना आ रहा है, वो हमेशा सिर्फ 1 यूनिट ऑफ टाइम ही कंसिडर करेगी। 1 यूनिट मीन्स कांस्टेंट टाइम। 1 मीन्स ये नहीं है कि 1 यूनिट चलने वाला है, इट मीन्स 3 यूनिट हो सकता है, 4 यूनिट हो सकता है, 10 यूनिट हो सकता है, 100 यूनिट हो सकता है, बट वो एक कांस्टेंट टर्म होगा, एन पे डिपेंड नहीं करेगा। कांस्टेंट मीन्स एन पे डिपेंड नहीं कर रहा, इनपुट साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा। उसी तरह से जब मैंने दूसरा एग्जांपल लिया था उसमें सम ऑफ एरे निकाल रहे थे। सम ऑफ एरे का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आई थी 4n+4, जिसको कि हम किस तरह से बोल रहे थे, रिप्रेजेंट कर रहे थे an+b के फॉर्मेट में। मतलब तो सम ऑफ एरे जो आएगा वो आ रहा है 4n+4 के फॉर्मेट में, मतलब कि an+b के फॉर्मेट में। इस टाइप की एल्गोरिथम जो भी होती है उनको लीनियर एल्गोरिथम बोलते हैं। इट मीन्स हमेशा यहाँ पर 4 और 4 की जगह पे वैल्यूज़ चेंज होगी, बट इसका जो फॉर्मेट होगा, जो सिंटेक्स होगा, वो हमेशा सेम होगा an+b के फॉर्मेट में। और इस तरह की लीनियर एल्गोरिथम को हम रिप्रेजेंट करते हैं बिग ऑफ n से। अब आप बोलेंगे ये बिग ऑफ n क्यों लिख रहे हैं हम, a और b की क्या कोई वैल्यू नहीं है, वो कहाँ चले गई? तो बिल्कुल ये इनकी वैल्यू को हम नेगलेक्ट करके चलते हैं। क्यों नेगलेक्ट करके चलते हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि जब भी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को निकालते हैं तो वो हम ये सोच के निकालते हैं कि n इनपुट साइज के अकॉर्डिंग एल्गोरिथम में क्या बिहेवियर में चेंजेस आएगा। तो अभी तो अब हम मान के चल रहे हैं n की छोटी वैल्यू 1 और 2 और 10 और 100 तक लिए, मगर हम जिस तरह से n की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे उस तरह से जो कांस्टेंट टर्म है उनकी वैल्यू जो है वो एकदम नेग्लिजिबल हो जाएगी। मीन्स अगर मैं n को इनफाइनाइट अगर मैं रख दूँ तो इनफाइनाइट इंटू 4+4 इज ऑल्सो एन इनफाइनाइट, तो ये ओवरऑल टर्म जो होगा वो पूरा इनफाइनाइट ही हो जाएगा। इट मीन्स बिग नंबर अगर मैं बहुत बड़ा नंबर अगर लूँ, n की वैल्यू बहुत बड़ा नंबर लूँ, तो ये जो कांस्टेंट जो हम ऐड कर रहे हैं और ये कांस्टेंट जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4, ये बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाता है n के कंपैरिजन में। इसलिए हम सिर्फ n को कंसिडर करते हैं और बाकी इन सारी टर्म को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। इट मीन्स जब भी हम कोई एक एल्गोरिथम निकालेंगे जिसकी कि हमको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है, तो सबसे पहले हम उसकी एक इक्वेशन बना देंगे, और जब भी कोई इक्वेशन बन जाएगी तो उसके जितने भी लोअर ऑर्डर टर्म्स हैं उनको भी नेगलेक्ट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे +4 जो है वो लोअर ऑर्डर टर्म हो गया, इसको नेगलेक्ट कर देंगे, और जिस कांस्टेंट से हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको भी नेगलेक्ट कर देंगे। तो जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो हमें बताएगा कि उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। और मैंने बताया था कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका है बिग ऑफ n। तो इस लीनियर ऑर्डर की कॉम्प्लेक्सिटी जब अगर होगी तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बिग ऑफ n से। सो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि अगर विदाउट एनी लूप अगर सिंपली एक एग्जीक्यूट फंक्शन हो जाता है एक एक लाइन चल के, तो इट मीन्स वो कांस्टेंट टाइम ले रहा है, तो वो कांस्टेंट उसका ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर ऑफ 1। बट अगर कोई आइट्रेशन हो रहा है, मीन्स अगर कोई एक लूप लग रहा है, डू लूप, वाइल लूप, फॉर लूप, जो कि सिर्फ एक टाइम एग्जीक्यूट होने वाला है, सिर्फ एक बार आइट्रेट होगा, तो वो लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आएगा और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम बोलेंगे बिग ऑफ n। बट अगर नेस्टेड फॉर लूप होगा, एक के अंदर एक 2 फॉर लूप आ जाएंगे। अब इसमें कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। 2 फॉर लूप का मतलब ये नहीं है कि एक फॉर लूप खत्म होने के बाद अगर दूसरा फॉर लूप स्टार्ट होता है तो वो भी क्वाड्रेटिक में आएगा, नहीं। नेस्टेड फॉर लूप मीन्स एक फॉर लूप के अंदर अगर दूसरा फॉर लूप आता है उसी को हम कंसिडर करेंगे क्वाड्रेटिक के लिए या फिर क्यूबिक के लिए, जब हमारे 3 नेस्टेड फॉर लूप्स आएंगे। अगर एक फॉर लूप खत्म होने के बाद कोई दूसरा फॉर लूप आता है तो उनको हम क्वाड्रेटिक में नहीं लेंगे, क्योंकि वो n क्रॉस n में नहीं बल्कि n+n में जाते हैं। आप डिफरेंस समझिए। अगर मैंने 2 फॉर लूप एक के बाद एक लिखे हैं, मतलब कि मान लीजिए कि एक फॉर लूप लिखा, वो ख़त्म हो गया, उसके बाद दूसरा फॉर लूप लिखा, तो इसका मतलब पहला फॉर लूप कितनी बार चल रहा है, n टाइम्स, तो उसके लिए हो गया कॉम्प्लेक्सिटी n। जब वो ख़त्म हो जाएगा उसके बाद दूसरा फॉर लूप स्टार्ट होगा तो उसके लिए कॉम्प्लेक्सिटी होगी फिर से n, तो वो हो जाएगा n+n डेट इज 2n। और 2n क्या हो गया, 2n मैंने बताया था कि 2n भी एक तरीका क्या है,
कांस्टेंट टर्म ही हो जाता है, 2 तो नेगलेक्ट कर देंगे, तो वो 2n जो है वो भी n के तरह ही ट्रीट होगा। इसको मैं आगे और अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा। बस आप ये समझ लीजिए कि अगर नेस्टेड फॉर लूप अगर होगा, एक के अंदर एक अगर 2 फॉर लूप अगर होते हैं या फिर एक से ज़्यादा 2 से ज़्यादा फॉर लूप्स होते हैं, तभी उनको मल्टीपल में लिया जाता है, नहीं तो फिर एडिशन में लिया जाएगा। तो जब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम बनाते हैं तो 2 नेस्टेड फॉर लूप्स लगते हैं, और उस केस में जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है वो इस फॉर्म में होती है an² + bn + c। और इस केस में भी अगर आप देखेंगे कि n की हायर वैल्यू पे, n की जब हम बहुत बड़ी वैल्यू लेंगे तो उस केस में bn + c जो है वो एकदम नेग्लिजिबल टर्म हो जाएगा, बहुत ही छोटा टर्म हो जाएगा, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। और सेम ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला टर्म जो है a, इसको भी हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तो सिर्फ n² जो बचता है यही आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करेगा। तो अगर मैं बोलूँगा कि इस एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की, तो हम बोलेंगे बिग O ऑफ n², जिसको कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। अब ये तो एक नोटेशन हुआ बिग O, और इसको ही हम एसिम्प्टोटिक नोटेशन भी बोलते हैं। 2 तरह के और नोटेशंस होते हैं, तो 3 तरह के टोटल एसिम्प्टोटिक नोटेशन होते हैं। एक तो जो अभी हमने देखा बिग O, एक होता है ओमेगा और एक होता है थीटा। ये 3 तरह के एसिम्प्टोटिक बाउंड्स होते हैं किसी भी तरह की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करने के लिए, जो कि हम आने वाले नेक्स्ट कपल ऑफ ट्यूटोरियल्स में देखेंगे कि ये ओमेगा, बिग O, ओमेगा और थीटा में क्या डिफरेंस है और इनको किस तरह से मेजर किया जाता है। थैंक यू वेरी मच। आज का क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर एल्गोरिदम। अगर लीनियर एल्गोरिदम अगर है तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। अगर आपको इसमें कोई डाउट रहा हो, कोई क्वेरी हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपके पास कोई सजेशन हो वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको ये अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फेसबुक वॉल पे शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।